शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो कैसे हो आप लोग? बोलो बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। मैं बताऊँ, मैं भी एकदम चीन टपाक डमडम। दोस्तों 500 की सीरीज में आगे बढ़ते हैं जैसे 505 के साथ। जैसे 505 अभी तक हमने क्या देखा? 500, 620 एंड 501। 501 एंड 505 ये दो ऐसे ना, ये बच्चे इग्नोर करके चलते हैं बहुत ज़्यादा। 5, 10, 20, 30, 40 वो कर लेंगे। 501, 505 थोड़ा कम करेंगे। तो इसी वजह से एग्जामिनर को भी इसमें से क्वेश्चन पूछने में मज़ा बहुत आता है। चाहे ये 501 505 है। 501 में तो डायरेक्टली पूछ लेंगे। 505 में ना इनडायरेक्टली पूछेंगे किसी और ऐसे के साथ, रिपोर्टिंग वाले या फिर 330 वगैरह के साथ में पूछ लेंगे। लेकिन हम इसको अच्छे से देखते हैं, कोई टेंशन ना करे बाबा। ठीक है, ऐसे 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन नाम है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। क्या ये नाम हमने पहले कभी सुना है? सुना तो है, सुना सुना तो लग रहा है। क्या हमने ऐसे 500 में देखा था कि हमको कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं ताकि हमको साई ऑब्टेन हो जाए। ठीक है, जिसके ऊपर हमारा रीजनेबल कंक्लूजन जाए एंड उसके ऊपर हम ओपिनियन दे दें। ऑडिट के प्रोसीजर्स में हमने बहुत सारे प्रोसीजर्स देखे थे, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन। इसके साथ में एक प्रोसीजर था एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। क्या ये वही बात है? एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, हाँ भाई यही बात है। लग तो रहा है कि यही बात है। हाँ वही बात है। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में क्या होता है कि हम एज अ ऑडिटर है, ठीक है, हमारे पास क्या है? हमारे पास कंपनी के, मान लीजिए, बैलेंस शीट है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक बार गोली मार दो। बैलेंस शीट है तुम्हारे पास, यहाँ पे बैलेंसेस है। ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे लोन्स है या फिर यहाँ पे लोन्स एडवांसेस है, जो भी है। ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ पे डेटर्स है, यहाँ पे क्रेडिटर्स है। ठीक है, यहाँ पे बैंक बैलेंस है। तो अकाउंट बैलेंसेस के लिए तुमको कभी कभी क्या करना पड़ता है ना, आपको भरोसा नहीं आता है कि ये बैलेंसेस सही है कि नहीं है। तो डेटर में तुम्हारे पास 100 डेटर्स है, तो तुमको लगता है कि यार ये सब सही है कि नहीं है, तुमने कैसे चेक करना है? तो उसके लिए एक रिलेवेंट सा प्रोसीजर आ जाता है जिसका नाम है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। मतलब हम क्या करते हैं, हम सीधा एज अ ऑडिटर हम क्या करते हैं, इसमें से लेट से कुछ सैंपल बेसिस पे डेटर्स उठाएंगे। 10 डेटर्स उठाएंगे, 10 नहीं, 10 बहुत कम होते हैं। ठीक है, थोड़ा 30-40% उठाते हैं। ठीक है, लेट से 50। ठीक है, 50 लेटर्स उठाएंगे, बड़े बड़े लेवल पे है। हम क्या करेंगे, उनको ना सीधा हम डायरेक्टली उनको क्या करेंगे, एक लेटर भेजेंगे। उस लेटर में हम लिखेंगे कि देख भाई, ये तेरा अमाउंट है, ये तेरा अमाउंट मैच होता है क्या हमारे बुक्स में? मतलब ये जो कंपनी है ना, एक कंपनी के बुक्स में तेरे से इतना अमाउंट आना है, तेरे से 10,000 रुपीज़ आने हैं। तू कंफर्म कर कि क्या तुझे इस कंपनी को 10,000 रुपीज़ देने हैं क्या? सेम गोज विथ क्रिएटर्स। ठीक है, बैंक को हम सीधा डायरेक्टली पूछ लेंगे कि भाई देख, ये कंपनी का ना तेरे बैंक में अकाउंट है और इसका कहना है कि तेरे बैंक में इसके पैसे इतने इतने हैं। ठीक है, 80,000 रुपीज़ है, क्या तेरे अकाउंट में ये बैलेंस मैच करता है क्या, तू बता। या फिर हम डायरेक्टली पूछेंगे उसको कि तू बता कि इस कंपनी के तेरे बैंक में कितने पैसे हैं। ठीक है, लोन्स में भी सेम, हम क्या करेंगे, उस पार्टी को जाके पूछेंगे कि देख भाई, तू बता मेरे को कि क्या क्या है। अभी यहाँ पे एमसीक्यू वाली बात आती है, एमसीक्यू वाली बात आती है। क्या क्या एज अ ऑडिटर क्या तुम सिर्फ अमाउंट के बारे में पूछोगे क्या? अगर तुमको मान लीजिए कि टर्म्स को कंफर्म करना है, लोन के टर्म्स को कंफर्म करना है, टर्म्स में कुछ चेंज हुए क्या उसको कंफर्म करना है, ऐसी कुछ भी एक्स्ट्रा वाली चीज़ है जो अमाउंट छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा वाली चीज़ है, उसको तुम एक्सटर्नल कंफर्मेशन में कंफर्म करना चाहते हो तो कर सकते हो क्या? हाँ, जी हाँ दोस्तों, आप कर सकते हो। आप कुछ भी, आपको क्या एक्सटर्नल कन्फर्मेशन क्या है दोस्तों? उससे सामने वाली पार्टी से तुमको कुछ चीज़ कन्फर्म करनी है, चाहे वो अमाउंट हो, चाहे वो टर्म्स हो, चाहे कुछ भी हो, आपको कुछ कन्फर्म करना है ना, तो आपने सीधा उससे पूछ लिया, तो डायरेक्टली इंक्वायरी की। लेकिन ऐसे सीधा नहीं पूछा उसको, उसको आपने क्या किया, एक लेटर बनाया, वो लेटर में आपने भेज दिया कि ऐसा-ऐसा ये चीज़ है भाई साहब, आप हमें रिस्पॉन्ड कर दो, आप हमें क्लैरिफ़ाई कर दो कि आपके अकाउंट में इनका बैलेंस ये है क्या? आपके टर्म से मैच करते हैं क्या? तो ये हुआ तुम्हारा बेसिक वाला एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। ठीक है, ये तो आपको अच्छे से पता रहेगा, इसमें कुछ डाउट नहीं है। अब समझते हैं कि इसको तुमको क्या करना है। इसको तुमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या है, मतलब कौन सा अमाउंट तुमको कंफर्म करना है। तुमको ये देखना पड़ेगा कौन सा अमाउंट कंफर्म करना है, फिर तुमको देखना है कि किस पार्टी को भेजना है, फिर तुमको देखना है कि कैसे भेजना है उसको। वो लेटर बनाना है, ईमेल करना है, जो भी है। ठीक है, एंड फिर तुमको क्या करना है, उससे रिस्पॉन्स ऑब्टेन करना है। एंड वो जो रिस्पॉन्स आता है उसको तुमको चेक करना है, इवेल्युएट करना है। एंड इवेल्युएट करके तुम बोल सकते हो कि ठीक है, तुम्हारा एक कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स हो गया, एक ऑडिट का प्रोसीजर्स कन्फर्म हो गया कि अच्छा, इसमें इतने इतने बैलेंसेस है, उतने बैलेंस कन्फर्म हो जाते।
तो अभी तक मैंने क्या क्या बोला आपको। देखो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ को लेके, एक अकाउंट बैलेंस को लेके तुमको क्या करना है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन पूछना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, वो अकाउंट डिटरमाइन करना पड़ेगा कि किस इन्फॉर्मेशन के ऊपर तुम क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन मांगना चाहते हो। डिटरमाइन इन्फॉर्मेशन टू बी इन्फॉर्मेशन, जिसके लिए तुमको क्या करना है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट डिज़ाइन करनी है। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट बोलेंगे हम, क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना भाई, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन की रिक्वेस्ट डिज़ाइन करनी है तुमको। तो तुमने ऐसे पहले इन्फॉर्मेशन डिसाइड करी, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, बैंक है, लोन्स है, जो भी है। ठीक है, तुमने सबसे पहले क्या किया, तुमने क्या किया, डिटरमाइन किया कि तुमको कौन सा इन्फॉर्मेशन जो है ना, कौन सा इन्फॉर्मेशन है तुमको पूछने का है। अच्छा जी, फिर क्या करेंगे आप बताओ मुझे। आपने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देख ली, 1 मिनट, ठीक है, अब सही है। ठीक है, तो ये फ्लो टूट जाता है यार। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे थे हम, हमको इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन करनी है कि किसके ऊपर तुमको कौन सी इन्फॉर्मेशन तुमको कंफर्म करनी है, या फिर कौन सी इन्फॉर्मेशन को आपको रिक्वेस्ट करना है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, हमारे पास बैलेंस शीट है, तो हमने अभी डेटर्स देखा है, डेटर्स को हमने उठाया कि इसको हमको क्या करना है, इसकी इन्फॉर्मेशन को हमको कन्फर्म करना है। फिर हमने 100 में से सिर्फ 50 डेटर्स ही सिलेक्ट करे। तो मैं आपको बोल दूँ कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी है जिसको आपको कंफर्म करना है। ठीक है, तो सिलेक्टिंग कंफर्मिंग पार्टी, कंफर्मिंग पार्टी मतलब कौन, जो सामने वाली पार्टी जो कंफर्म करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन करो, फिर सिलेक्ट करो कि कौन सी कंफर्मिंग पार्टी कौन है। ठीक है, फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको ऐसे थोड़ी पूछना है यार, तुमको इंक्वायरी वाला वो जो लेटर है वो सब बनाना पड़ेगा ना, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को डिज़ाइन करना पड़ेगा। ऐसे कुछ तो आपको रिक्वेस्ट बनाना पड़ेगा कि ये क्या क्या है, क्या है, कौन सा अमाउंट है, क्या कंफर्म करना है, वो सारा तुमको डिज़ाइन वगैरह करना पड़ेगा। तो डिज़ाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, डिज़ाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, और साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहेगा, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करो, उसके बाद भेज दो, सेंडिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, सेंडिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, उसके बाद में तुम इवेल्यूएट करोगे रिस्पॉन्स, उसके बाद में तुम क्या करोगे, इवेल्यूएट करोगे रिस्पॉन्स। ठीक है, इतना समझाने बेसिक है, कुछ रॉकेट साइंस है क्या भाई। सबसे पहले कौन सा इन्फॉर्मेशन है उसको डिसाइड किया, उसमें से किन पार्टीज को तुमने कंफर्मेशन भेजना है उनको सिलेक्ट किया, फिर कंफर्मेशन कैसे भेजना है उसको तुमने क्या किया, डिज़ाइन किया, एंड कैसे भेजना है वो भी तुमने देख लिया, फिर तुमने भेज दिया, एंड जब उनका रिस्पॉन्स आता है तो तुमने इवेल्यूएट किया कि उनका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। अब मैं बताऊँ कि यहाँ पे सब सब तो ठीक है, लेकिन लेकिन ये जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिज़ाइन करनी है ना, वो तो बताओ ना सर, थोड़ा कैसे कैसे करते कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिज़ाइन। देखो भाई, सिंपल सी बात है, तुमको कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिज़ाइन करने के लिए कुछ कुछ बेसिक वाली चीज़ें देखनी पड़ेगी। बेसिक बेसिक कैसे, तुमने जिस जिस अमाउंट को उठाया है, कौन सा अमाउंट है, डेटर है, डेटर्स को तुमने उठाया, तो तुमने जो डेटर्स को उठाया है ना, तो तुमको देखना पड़ेगा वो जो अमाउंट है ना, अमाउंट या फिर टर्म्स, वो जो भी आपको पूछना है ना, वो उसमें तुमको देखना पड़ेगा असर्शंस कौन से एड्रेस हो रहे। मतलब तुमने क्या किया, तुमने अभी डेटर्स का 100 रुपये है, तो यहाँ पे तुमको 100 रुपये पे कंफर्ट होना है। तो 100 रुपये के, 100 रुपये जो है ना, ये 100 रुपये क्या है, तुमको तुमको देखना पड़ेगा कि इसमें से असर्शंस 100 डेटर्स है या फिर जो भी अमाउंट है। ठीक है, असर्शंस कौन से एड्रेस हो रहे, तो एक तो तुमको समझ रहा है, अगर उसने कंफर्म कर दिया तो इसका मतलब कि वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एंड एक्यूरेट है। ठीक है, फिर तुमको समझेगा राइट एंड ऑब्लिगेशन है कि नहीं है। तो असर्शंस कौन से एड्रेस हो रहे हैं, ठीक है, असर्शंस टू बी एड्रेस्ड, इसको तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये बनाते समय क्या, एक्सटर्नल कंफर्मेशन बनाते समय तुमको समझना पड़ेगा कि कौन से असर्शंस है जो जो तुमको इस प्रोसीजर से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और क्या चीज़ है, और तुमको देखना पड़ेगा कि इसमें रिस्क होने का, मटेरियल में स्टेटमेंट होने का रिस्क कितना है, इसमें तुमने जो रोमम किया है ना वो रोमम कितना है। ठीक है, दो चीज़ तो तुमको देखनी पड़ेगी कि इसमें रिस्क कितना है, मटेरियल में स्टेटमेंट होने का रिस्क कितना है, रोमम कितना है, एंड तुम्हारे असर्शंस कौन से एड्रेस हो रहे। अच्छा जी, लेकिन सर डिज़ाइन तो करना है ना हमको, आप कुछ और ही बता रहे हो। देखो डिज़ाइन करते समय वो तो देख लेंगे हम, क्या असर्शंस कौन सा एड्रेस हो रहा है, रिस्क कितना है, लेकिन डिज़ाइन कैसे करना है, तो इसके लिए तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा क्या, इसके लिए तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा प्रेजेंटेशन एंड लेआउट।
तो प्रेजेंटेशन एंड लेआउट क्या होगा, ये भी तुमको देखना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन एंड लेआउट। ठीक है, मतलब ये क्या, हम क्या करेंगे, ऐसा एक रिक्वेस्ट डिज़ाइन करेंगे, तो हम यहाँ पे बोलेंगे हम ऑडिटर वगैरह है, फिर किसको भेज रहे, टू कंपनी वेम्पनी, फिर सब्जेक्ट क्या है, कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट टू बी डिज़ाइन, फिर हम बोलेंगे कि XYZ कंपनी लिमिटेड में आपके इतने इतने अमाउंट से आप कंफर्म कर लो। ऐसा ऐसा हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन एंड लेआउट डिज़ाइन करेंगे। अच्छा जी, डिज़ाइन तो कर लेंगे, अगर हमको नहीं पता है कि कैसे डिज़ाइन करना है तो क्या करो भाई, सिंपल है ना, तुमको करंट ईयर में नहीं पता है कि कैसे करना है, लास्ट ईयर में किसी ने किया रहेगा ना, उठाओ ना वहाँ से भाई, कॉपी पेस्ट चिपका लो ना भाई, क्या करने का है तुमको, टेंशन क्यों चाहिए ज़िंदगी में, टेंशन नहीं लेने का भाई, लास्ट ईयर में किसी का रहेगा। तो बस यहाँ पे उन्होंने ऐसे बोला कि तुमको कुछ प्रायर प्रायर इसमें प्रायर एक्सपीरियंस रहेगा कुछ, उसको भी यूज़ करो, प्रायर कुछ एक्सपीरियंस रहेगा उसको यूज़ करो। अच्छा जी, तो हमने देखा एक तो पहले असर्शंस एड्रेस के कौन से होते हैं, फिर रिस्क कितना है मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का, फिर प्रेजेंटेशन देखा, लेआउट देखा, नहीं मिला तो हमने लास्ट ईयर में जाके देख लिया, कोई टेंशन नहीं, अब भेज दे क्या। ठीक है, लेकिन भेजना कैसा है वो तो देखो ना, अभी सेंड, अभी भेजे, भेजे क्या, भेजे क्या, तो भेजते हुए उन्होंने बोला कि रुक जा रहा, 1 मिनट 1 मिनट रुक जा, अब क्या बचा, बोला देख, भेजते समय तेरे को देखना पड़ेगा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, चीज़ें तेरे ध्यान में तो होनी चाहिए ना, घाई क्यों करता है। सबसे पहले देख कि मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, मतलब तुझे भेजना कैसे, तू रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेगा, पोस्ट से भेजेगा, स्पीड पोस्ट से भेजेगा, मेल पे भेजेगा, कॉल करेगा, भेज कैसे रहा है। ठीक है, उसका रिस्पॉन्स कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, वो तेरे को देखना पड़ेगा। अगर तू स्पीड पोस्ट से वगैरह भेजता है तो कितना टाइम जाएगा उसको, मेल पे भेजता है तो कब तक रिप्लाई आएगा, वो सारी चीज़ें तेरे को देखनी पड़ेगी। तो लेटर से भेजा है, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, वो भी लेटर से रिप्लाई करेंगे, कितना टाइम जाएगा, मेल पे करेंगे, कितना टाइम जाएगा, सारी चीज़ें दिमाग में तो होनी चाहिए ना भाई साहब। ठीक है, तू फ़ोन पे उनको पूछेगा और वो फ़ोन पे बता देंगे तेरे को, बट फिर वो तू उसको डॉक्यूमेंट वगैरह कैसे करेगा। तो सिंपल सी चीज़ है ना, थोड़ा ध्यान में रख कि भाई मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होना कैसे होना चाहिए तेरा, ज़्यादातर केस में मेल पे ही होता है। और साथ में एक चीज़ है जो तुम्हारे आउट ऑफ द बॉक्स में आ जाती है, वो है मैनेजमेंट्स का ऑथोराइजेशन। ठीक है, मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन क्या चाहिए, क्या तुमको मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन, हाँ भाई चाहिए ना, क्योंकि भाई तू तू किस कंपनी का जो है ना, किसी कंपनी के बारे में किसी और को पूछ रहा है, अगर मैनेजमेंट ने ऑथराइज नहीं किया है उसको पूछने के लिए, कुछ हो सकता है उन दोनों का झगड़ा हो, कुछ भी चीज़ हो सकती है ना, तो तेरे को सबसे पहले मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा कि हम कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो मैनेजमेंट ने ऑथराइज किया तो ठीक है, नहीं किया तो तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो चीज़ तुमको देखनी पड़ेगी, तो नहीं, अगर नहीं किया तो क्या करना है हम समझ लेंगे बाद में, लेकिन अभी अभी के लिए समझो कि तुमको देखना पड़ेगा भेजते समय कि मैनेजमेंट ने ऑथराइज़ किया है क्या बाबा, तू तेरे हिसाब से सेफ चलना बाबा। एंड साथ में तेरे को और एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो इंटेंडेड पार्टी है ना, इंटेंडेड मतलब क्या, जो कन्फर्मिंग पार्टी है, जो सामने वाली पार्टी है, वो उसका एबिलिटी है क्या, वो कन्फर्म कर देगी क्या, एबिलिटी टू कन्फर्म, वो कंफर्म कर सकती है क्या, ये भी तुझे देखना पड़ेगा। हो सकता है कि वो क्या है, वो बैंकरप्ट वगैरह हो चुकी है, तो वहाँ से कंफर्मेशन आएगा नहीं, तो भेजते जा रहा है वो, कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो ऐसी कुछ बेसिक बातें तेरे दिमाग में होनी चाहिए। कहाँ पे डिज़ाइन करते समय सबसे पहले क्या, हमने देखा हम डेटर्स में है, तो डेटर्स में तुम्हारे पास क्या है, असर्शंस कौन से एड्रेस होते हैं वो तुमको देखना है, एंड उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का रिस्क कितना है, रॉमन तुमने एक कर लिया। ठीक है, फिर क्या, फिर बनाओ भाई, बनाओ डिज़ाइन करो, तो प्रेजेंटेशन लेआउट अगर तुमको नहीं पता है तो प्रीवियस ईयर में जाके देखो, तुम्हारा प्रीवियस एक्सपीरियंस यूज़ कर लो। अच्छा जी, एंड फिर उसको भेज दो, भेजते समय ध्यान रखो कैसे भेजना है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के साथ में एक चीज़ है, सिर्फ हल्का सा ट्विस्ट है कि मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन चाहिए तुमको, एंड इंटेंडेड पार्टी का एबिलिटी टू कंफर्म। ठीक है, इंटेंडेड पार्टी का एबिलिटी टू कंफर्म भी तुमको देखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा जी, अच्छा जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन सर अभी मुझे बताओ, हो गया ना, फिर अभी क्या हमने इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन करी, सिलेक्ट किया कंफर्मिंग पार्टी, फिर डिज़ाइन किया, रिक्वेस्ट भेज दिया, रिक्वेस्ट इवेल्यूट करेंगे रिस्पॉन्स अभी। लेकिन ये जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है ना, इसके दो टाइप है, आपको पता है क्या इसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, क्या आपको पता है क्या कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के दो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, यहाँ पे लेते थोड़ा, टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट तुमको भेजने से पहले ये तो पता होना चाहिए कि दो टाइप के कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होते हैं। ठीक है, कौन से दो टाइप के होते हैं कंफर्मेशन रिक्वेस्ट,
देख बाबू मोशाय, पहला कन्फर्मेशन है तुम्हारा पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, एंड दूसरा है तेरा नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। कुछ बात दिमाग में जा नहीं रही सर, थोड़ा बताओ कि पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होता है। भाई सिंपल सी बात है, पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट में तेरा कहना ऐसा है कि भाई साहब तू रिप्लाई कर मेरे को, तुम पॉजिटिव रहते हो कि सामने वाला पार्टी रिप्लाई करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट में तुमको ऐसा चाहिए कि तुमको हर केस में तू रिप्लाई चाहता ही चाहता है। तो पॉजिटिव कन्फर्मेशन के केस में तू क्या चाहता है कि तू हर केस में सामने वाला पार्टी रिप्लाई करे ही करे, ठीक है। चाहे वो एग्री करे नहीं एग्री करे कोई बात नहीं, लेकिन रिप्लाई तो करे। तुम बहुत पॉजिटिव हो उसको लेके, तो ये पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भी उसकी बात करता है कि भाई साहब रिप्लाई करो इन ऑल केसेस, रिप्लाई इन ऑल केसेस। मतलब हमने एक डेटर को अमाउंट भेजा है, ठीक है। हमने डेटर को बोला है कि देख भाई तेरा जो अमाउंट है ना, अभी ठीक है एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरा वाला है, तुमने एक अमाउंट भेजा है कि तुमने बोला है कि हमारे पास में ₹80,000, हमारे बुक्स में तेरा बैलेंस ₹80,000 है। तो क्या कर, तो इसको कंफर्म कर। तो तुम क्या करोगे, रिप्लाई इन ऑल केसेस। अगर 80,000 है ना तो भी हमको बता, अगर है तो भी हमको बता, 80,000 नहीं है तो भी हमको बता, कुछ और अमाउंट है 70,000 है तो भी हमको बता, कुछ जो भी है ना तो हमको बता। हर केस में तो क्या कर, हमको बता भाई, तो हमसे बात कर, तो हमको कम्युनिकेट कर। जो भी केस है ना तेरा, एग्री करता है डिसएग्री करता है, कुछ नहीं है मैच नहीं है, पार्टी है ही नहीं तेरे बुक्स में, कुछ भी है ना, कुछ भी सीन है ना, तो क्या कर हमको बता, ठीक है। रिप्लाई इन ऑल केसेस, तू हमको क्या कर, तो भाई हमको बता दे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं पता है क्या, इसके लिए हम सिंपल सी चीज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे पास हम क्या करेंगे उनको बोलेंगे कि भाई साहब जो भी इन्फॉर्मेशन है ना हमारा उसको कंफर्म कर। हम क्या बोलेंगे कि देख भाई तू क्या कर इसको कंफर्म कर, जो भी इन्फॉर्मेशन है ना तो उसको कंफर्म कर। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है, क्या बात आती है कि कभी कभी ना लोग है ना इसे देखते हैं और हाँ बोल देते हैं। तुमने मेल किया कि देखो ये अमाउंट है क्या, इतना 80,000 है क्या, वो क्या करेंगे, ओपन करेंगे मेल पे, हाँ यस मेल सेंड, खत्म। तो देखते ही नहीं है अच्छे से, तो देखते ही नहीं है, तो यहाँ पे फिर तुम्हारा क्या है, रिस्क क्या है तुम्हारा, रिस्क है कि बिना देखे, रिस्क क्या है तुम्हारा, रिस्क है तुम्हारा कि बिना देखे ए, बिना देखे कंफर्म कर ले, बिना देखे कंफर्म कर लिया भाई साहब, उसने देखा ही नहीं कि एक्चुअल में तुम्हारे बुक्स में कितना अमाउंट है, और कंफर्म कर लिया, बोला हाँ भाई इतना है अमाउंट। भाई साहब ऐसा हो सकता है ना कि तुम उसको भी हर जगह से मिला रहे हो, उसने क्या किया, देखने बिना, अप्रूव किए बिना देख लिया कि हाँ भेज दिया, ठीक है। कोई हो सकता है ऐसा, क्यों होगा सर, देख भाई किसी को ना लोअर लेवल पे अकाउंट्स में कोई है, बच्चा नया आया है, उसको बोला है कि तू ये चेक कर, अभी वो चेक करते समय गलती कुछ हो गई तो उसने 80 88,000 89,000 को 80,000 मान लिया, ठीक है। अभी ये 80,000 ऐसा था, उसने देखा ऐसा है, तो अरे कुछ भी हो सकता है ना भाई, क्या क्यों क्यों जाना है डिटेल में, ठीक है। टाइमिंग फालतू में क्यों बढ़ाने का है। तो देखो रिस्क है कि वो बिना देखे कंफर्म कर लेगा, या फिर बिना श्योर होने के इसके कंफर्म कर लेगा, श्योर नहीं है फिर भी कंफर्म कर लिया, ये रिस्क थोड़ा बनता है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से हमने और एक बात निकाली, उसको हम बोलते हैं कि ब्लैंक कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, ब्लैंक कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, ब्लैंक कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, ठीक है। ये ब्लैंक कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट क्या है, हम क्या करेंगे, हम बताएंगे नहीं कि हम तुझे ये नहीं बताएंगे कि हमारे बुक्स में 80,000 अमाउंट है, नहीं बताएंगे हम तेरे को। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे तू बता कि तेरे बुक्स में कितना है। हम क्या करेंगे कि तू बता कि तेरे 31 मार्च को हमेशा ड्राफ्ट करेंगे, 31 मार्च को बैलेंस तुम्हारा रुपीज़ डैश 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 है, ऐसा, ठीक है। ऐसा कन्फर्मेशन ब्लैंक कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, जिसमें तू क्या कर, तू अमाउंट डाल ले, अभी तू अमाउंट डालेगा तो अच्छे से देख लेगा, ठीक है। ये बढ़िया है, हाँ ये बढ़िया तो है, रिक्वेस्ट तो एक ब्लैंक कन्फर्मेशन बढ़िया है, इससे तो तुमको समझ में आएगा अच्छे से, ये बढ़िया तो है। लेकिन भाई साहब इसमें क्या होता है पता है क्या, इसमें भी क्या होता है, लोअर रिस्पॉन्स रेट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आलसी लोग हैं ना भाई, आलसी लोग हैं, उनको रिस्पॉन्स नहीं करने का है, तो लोअर रिस्पॉन्स रेट इसमें हो सकता है। तो इसके लिए हमने क्या बोला कि हमको रिप्लाई इन ऑल केसेस, ठीक है। तो इसमें दो टाइप है,
कौन से? एक तो कंफर्म कर लो, मतलब तुम एग्री करते हो क्या? अगर तुम एग्री करते हो क्या ये इन्फॉर्मेशन के साथ, ये तुम कंफर्म कर लो। रिप्लाई दोनों केस में करना है, एग्री करो डिसएग्री करो, लेकिन हम बोलेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन है, तुम इसके साथ एग्री करते हो क्या? ठीक है, नहीं करते हो तो भी बता दो, लेकिन हम पूछते समय ऐसे पूछेंगे कि एग्री करते हो क्या। या फिर हम क्या करेंगे, उसको आस्क करेंगे, आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन। आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन हम क्या करेंगे, उनको इन्फॉर्मेशन मांग लेंगे। कौन सा इन्फॉर्मेशन है? जो ब्लैंक कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट है ना, उसमें हम पूछेंगे कि भाई साहब तू बता कि तेरे बुक्स में क्या है। ये होता है तुम्हारा पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, जिसमें तुम रिप्लाई करते हो इन ऑल केसेस में। तो निगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट क्या है तुम्हारा? निगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट में तुम क्या बोलते हो पता है क्या? भाई तू रिप्लाई तभी कर, रिप्लाई तभी कर, रिप्लाई ओनली इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, रिप्लाई ओनली इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। तो तू तभी रिप्लाई कर जब तू डिसएग्री करता है इन्फॉर्मेशन में। अगर तेरे बुक्स में 80,000 नहीं है ना, अगर तेरे बुक्स में 80,000 है तो तू रिप्लाई कर ले। नहीं करना भाई, तेरे बुक्स में 80,000 है तो क्यों रिप्लाई करेगा? अगर 80,000 नहीं है ना तेरे बुक्स में, तभी तू रिप्लाई कर, तभी तू रिप्लाई कर। फिर 80,000 नहीं है या फिर बैलेंस ही नहीं है, कुछ भी है, 80,000 छोड़ के जो भी सीन है ना, तो क्या कर, तो हमको रिप्लाई कर। लेकिन इसमें ऐसा हो सकता है कि उसके बुक्स में 80,000 है बट वो रिप्लाई नहीं करेगा। उसके बुक्स में 80,000 है फिर भी वो रिप्लाई नहीं करेगा, ये तो नॉर्मल केस है। 80,000 है, रिप्लाई नहीं करेगा। लेकिन उसके बुक्स में 80,000 नहीं है तो भी वो रिप्लाई नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है क्या? क्या सर, ऐसा क्यों होगा? वो तो रिप्लाई करेगा ना। अरे भाई तेरे को क्या पता, उसका भी ऑडिट चल रहा है, उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा टेंशन है। वो क्या ये सब फालतू की चीज़ें देखते बैठेगा क्या? किस किसका कन्फर्मेशन आया है, चलो आज बैठ के रिप्लाई करता हूँ। उसके पीछे भी कुछ काम रहेगा, उसका हम देखते हैं अलग से, ठीक है। उसको नहीं रिप्लाई करने का है, तो हो सकता है कि ये जो 80,000 है ना, उसका अमाउंट मैच नहीं करता है, फिर भी वो रिप्लाई ना करे। उसके पास बहुत ज़्यादा काम है, उसने इग्नोर कर लिया, उसको उतना अटेंशन नहीं देना है। उसके बिजनेस में वो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन वगैरह कंफर्म करना ये डे टू डे पार्ट में नहीं है, कि या फिर उसको ज़्यादा वो भाव नहीं देता है, ठीक है। उसको लगता है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग एंड फालतू की चीज़ है। वो हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में तुमको ये देखना पड़ेगा कि ये थोड़ा है ना रिस्की वाला है, ठीक है, रिस्की वाला है। नेगेटिव कन्फर्मेशन रिस्की वाला है। रिस्क तो तुमको समझ में आया कि रिस्क क्या है, कि वो रिप्लाई नहीं करेगा अगर डिसएग्रीमेंट है तो भी। तो इसमें तुमको समझने की बात ये है कि अभी देखो, क्या इसको तुम एज अ सोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स यूज कर सकते हो क्या? सोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, एज अ सोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज कर सकते हो क्या तुम इसको? ये तुमको समझना पड़ेगा। किसको? निगेटिव कन्फर्मेशन को। मतलब क्या भाई साहब, देख, निगेटिव कन्फर्मेशन है, रिस्क है कि भाई साहब वो रिप्लाई नहीं करेगा अगर वो डिसएग्री भी करता है। तो देख के ही समझ रहा है कि भाई तू इसको सोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। तू इसको सोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट कुछ कुछ केस में कर सकता है, ठीक है। वैसे तो नहीं करना चाहिए तूने, लेकिन कुछ कुछ केस में कर सकता है। क्या 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 सिनेरियो हो सकते हैं भाई साहब? सिंपल सी बात है ना। अगर तेरा असेस्ट ट्रॉमम मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का जो रिस्क है ना, वो अगर बहुत कम है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होना है, तो तू क्या कर सकता है? तो नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेज सकता है कि भाई साहब ठीक है, रिस्क तो नहीं है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का चांस नहीं है। अगर रिप्लाई नहीं भी आता है तो तेरे को फर्क क्या पड़ता है, ठीक है। अगर रिप्लाई नहीं भी आता है, मतलब अगर मिसमैच होता भी है ना, तो भी तेरे को फर्क नहीं पड़ता है, तो तू तो फिर भेज सकता है तू, तेरे को कोई टेंशन नहीं है ना, फिर क्या तू भेज सकता है। दूसरी बात, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस स्पेलिंग मेरे को नहीं आता, होमोजीनियस ट्रांजेक्शंस। तो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस ट्रांजेक्शंस मतलब क्या? डेटर्स है बहुत सारे, लेकिन छोटा छोटा अमाउंट है, 1,000 है, 500 है, 2,000 है, 2,500 है, 700 है, 800 है, 400 है, 300 है, 200 है। भाई सब छोटे छोटे स्मॉल होमोजीनियस ट्रांजेक्शन है, एंड एक ही टाइप के ट्रांजेक्शन है, मतलब एक ही लेजर में एक टाइप के ही ट्रांजेक्शन है, एंड बहुत छोटे 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 ट्रांजेक्शन है, और उसका नंबर बहुत ज़्यादा है। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस ट्रांजेक्शन, तो उसके केस में क्या है, उसके केस में तू नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट यूज कर सकता है, ठीक है। तो भेज देगा सबको, तो अगर किसी का डिसएग्रीमेंट रहेगा तो वो भेज देगा तेरे को, तो तेरे को समझेगा कि अच्छा डिसएग्रीमेंट है तो आ जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। स्मॉल स्मॉल ट्रांजेक्शन है ना, स्मॉल है ना, तो छोड़ देना भाई, क्या लोड क्या है तेरा, रोमम हिट नहीं हो रहा है ना,
तो ये बात तो तुमने देख ली कि सबसे पहले मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का रिस्क नहीं है, तो तू नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट को यूज़ कर सकता है। स्मॉल होमोजेनियस ट्रांजेक्शन से लार्ज नंबर में तो उसको यूज़ कर सकता है। और देखो और सोचो कि किस चीज़ में तुम उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये तो दो तो हमने देख लिए। और क्या हो सकता है नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट तुमको भेजने का है एज अ सोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स नहीं भेज सकते हो, लेकिन एक्सेप्ट तुम्हारा रोमम अगर कम है एंड स्मॉल होमोजेनियस ट्रांजेक्शन से। दूसरी एक चीज़ मुझे याद आ गया कि अगर आपको पता है कि सामने वाले पार्टी के केस में ऐसा कुछ हुआ है, मतलब पहले मैं लिख देता हूँ, नॉट अवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन, जिससे तुम ऐसे किसी इंफॉर्मेशन से अवेयर नहीं हो कि सामने वाला पार्टी जो है ना, इंटेंडिंग पार्टी जो है ना, सामने वाला पार्टी जो है ना कंफर्म नहीं करेगा तुम्हारा रिक्वेस्ट। मतलब क्या, अगर तुमको पता है कि सामने वाला पार्टी है ना वो कंफर्म नहीं करेगा, मतलब हो सकता है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आया कि सामने वाला पार्टी बैंकरप्ट हुआ है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है कि सामने वाला पार्टी बैंकरप्ट हुआ है, तो तुमको पता है कि अभी सामने वाला पार्टी रिप्लाई नहीं करेगा, तो तुमको देखना पड़ेगा कि वो डिसएग्री, हमने क्या बोला था, नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, तब तुम रिप्लाई करो अगर तुम डिसएग्री करते हो। लेकिन हो सकता है कि वो डिसएग्री करे बट फिर भी वो रिक्वेस्ट नहीं भेजे। क्यों? क्योंकि भाई बैंकरप्ट हुआ है, उसके पास एम्प्लॉयज़ नहीं है, उसके पास रिप्लाई कौन करेगा ये नहीं पता है। अगर तुमको कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है, पता है कि सामने वाला पार्टी जो है ना वो डिसएग्री करता है, फिर भी कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट को रिप्लाई नहीं करेगा, अगर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है तुमको पता, तो भाई मत भेजो। लेकिन अगर ऐसी किसी इन्फॉर्मेशन तुम अवेयर नहीं हो तो भेज सकते हो। हम कहाँ पे, वर्डिंग्स का खेल है बस, ठीक है। तुमको सोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स यूज़ नहीं करने हैं, लेकिन कर सकते हो अगर रोमम कम है, स्मॉल होमोजेनियस ट्रांजेक्शन से, और तुम ऐसे किसी इन्फॉर्मेशन से अवेयर नहीं हो कि सामने वाला पार्टी डिसएग्रीमेंट के केस में भी तुमको रिप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। इतना तो हमको समझ में आ गया। और एक पॉइंट है, बुक में जाके देखते हैं, ठीक है। मेरे को अभी इतना याद नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, इतना तो हो गया कि नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट तुम उसको भेज सकते हो, ठीक है। अब समझिए एक बात को। और क्या, यहाँ पे हमने बोला था कि ये जो मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन है ना, ये बहुत मायने रखता है। मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन तुमको लेना चाहिए कब, डिज़ाइन करते समय रिक्वेस्ट। अच्छा जी डिज़ाइन कर रहे हैं तुम रिक्वेस्ट, तो मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन होना चाहिए। तो मुझे बताइए कि अगर मैनेजमेंट ने रिफ्यूज़ कर लिया तब क्या करेंगे भाई साहब। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो अब तुम कहाँ पे हो, मैनेजमेंट ने रिफ्यूज़ कर लिया, मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर लिया है। मैनेजमेंट बोलता है कि देख भाई तू क्या कर, ऑडिटर तू क्या कर, तू मत भेज, तो सामने वाली पार्टी को कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन मत भेज। क्या हमने एक क्वेश्चन देखा था, क्या हमने कहाँ पे तो एक क्वेश्चन देखा था, कहाँ पे देखा था, रिपोर्टिंग में देखा था, देखेंगे कोई टेंशन नको, अभी भी देखेंगे। हमने रिपोर्टिंग में देखा था कि सामने मैनेजमेंट ने क्या किया है, लाइबिलिटी को राइट ऑफ किया है, और सामने बोलता है कि भाई साहब तू क्या कर, तो उसको कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मत भेज दे। तो क्यों नहीं भेजा था वहाँ पे, देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे, कोई टेंशन मत नको। तो क्यों नहीं भेजा था, क्योंकि मैनेजमेंट को लग रहा था कि भाई उसको नहीं पता कि लायबिलिटी है, तो वो क्या करेगा, वो उसको लगता है कि लायबिलिटी है, तो उसकी वजह से उसने क्या किया था, उसने बोला था कि उसको नहीं पता होना चाहिए कि हमने उसको राइट ऑफ किया है, तो वो इसकी वजह से नहीं भेजना है, ठीक है। तो वैसे ही मैनेजमेंट का रिफ्यूज़ल होगा, मैनेजमेंट रिफ्यूज़ करेगा। तो अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ करता है तो तुम्हारा क्या काम बनता है, सबसे पहले सीधी बात है, पूछो उसको, पूछो उसको कि भाई साहब क्यों, अगर तू मुझे मना कर रहा है भेजने के लिए तो क्यों मना कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या, तुम रीज़न पूछ रहे हो उसको, रीज़न पूछो कि भाई साहब क्यों मना कर रहा है। तो सिंपल सी बात है ना, अगर सब तेरे हिसाब से सब सही है ना, तो तूने मना नहीं करना चाहिए, तो मना कर रहा है मतलब ही कुछ तो गड़बड़ है। तो रीज़न पूछो, उसने रीज़न बता देगा। नॉर्मली क्या रीज़न बता देगा, नॉर्मली रीज़न बता देगा कि भाई साहब देखो हमारा और उसका झगड़ा है, वो तुझे कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन दे देगा। और क्या भेज सकता है, बोलेगा देख ऑनगोइंग निगोशिएशन चल रहा है, ऑनगोइंग निगोशिएशन है, बोलेगा देख हमारा जो है ना
होल्डिंग सब्सिडरी हमारा होने वाला है, वो हमको एक्वायर करने वाला है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, फलाना है, ढिमका है, एक नया ट्रांजेक्शन पे हम एंटर कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑनगोइंग नेगोशिएशन होगा, बहुत सारी फलाना ढिमका चीज़ें तुमको कुछ कुछ बता देगा। अभी ये रीज़न वो देगा तुमको, नॉर्मली डिस्प्यूट है, ऑनगोइंग नेगोशिएशन है, ये तुमको रीज़न दे देगा। अब तुमको क्या करना है, देखो ना भाई, अभी ये रीज़न को तुमको असेस करना पड़ेगा, वो रीज़न वैलिड है क्या, ये तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने मैनेजमेंट से पूछ लिया कि अच्छा रीज़न क्या है, फिर तुमने देखना है वैलिड है क्या। यहाँ पे तुमने ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे तुम्हारी जो बात है ना, तुमको ध्यान देना पड़ेगा, तुमने जो रॉमम असेस किया था वो सही है क्या, इसके ऊपर तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए, ठीक है। क्यों, देख भाई, मैनेजमेंट ने रिफ्यूज़ कर लिया है, तो बहुत बड़ी बात है कि मैनेजमेंट ने रिफ्यूज़ कर लिया है, तो उस चीज़ में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का रिस्क जो तुमने पहले असेस किया था, हो सकता है कि वो तुझे चेंज करना पड़े, हो सकता है कि इसमें रिस्क हो कि इसमें फ्रॉड है, क्योंकि मैनेजमेंट मना कर रहा है ना भाई, तो फ्रॉड होने के चांसेस है। अच्छा जी, और क्या हो सकता है, और तू तेरा इम्प्लीकेशन देख ऑडिटर के अदर प्रोसीजर्स के ऊपर, अदर प्रोसीजर्स जो तू परफॉर्म कर रहा है ना, तो उसके ऊपर भी तेरा ध्यान जाना चाहिए। तो सीधी सी बात है, उसने रीज़न दिया है तो रीज़न को देख ले, वैलिड है क्या वगैरह, रॉमम के ऊपर तेरा ध्यान जाना चाहिए, फ्रॉड है क्या उसके ऊपर ध्यान जाना चाहिए, अदर प्रोसीजर्स के ऊपर ध्यान जाना चाहिए, ठीक है। अभी मुझे एक बात बता, मैनेजमेंट ने, अगर तुझे लगता है कि ये रीज़न है ना ये वैलिड नहीं है, ठीक है, इसका कुछ बेसिस इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, अगर तुझे लगता है कि वैलिड नहीं है तो तू क्या करेगा, तो TCWJ को जाके बताएगा कि भाई साहब देख, मैनेजमेंट ने हमको मना किया है, ठीक है। मैनेजमेंट जब भी मना करता है हम क्या करते, पापा के पास जाते, TCWJ के पास जाते, बोलते मैनेजमेंट ने मना किया है, तू देख, अगर तू भी हमको ये कन्फर्मेशन भेजने नहीं देता है तो हमारा इम्पैक्ट कहाँ पे जाएगा, ओपिनियन के ऊपर जाएगा, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात तो तुमको समझ में आ गई, ठीक है। सिंपल सी बात है कि मैनेजमेंट ने रिफ्यूज़ किया है, तो रीज़न देखो, रीज़न अगर वैलिड नहीं है तो TCWJ के पास जाओ, ओपिनियन के ऊपर इम्पैक्ट जाएगा, लेकिन साथ में क्या देखना है तुमको, रॉमम कितना है, रिस्क ऑफ फ्रॉड होगा, अदर ऑडिट के प्रोसीजर्स क्या बताते हैं तुमको, ये भी तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैनेजमेंट ने रिफ्यूज़ कर लिया, कोई टेंशन नको, तुमने वो वाले प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए, इसका भी कोई टेंशन नको, मुझे बताइए, सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। वो मैनेजमेंट का रिफ्यूज़ल छोड़ दो, बाकी तुमने क्या किया है, तुमने कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट डिज़ाइन किया है, सब किया है, भेजा है उसको, सेंड किया कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, इवेल्यूट करना है अभी तुमको रिस्पॉन्स, तो ठीक है। अब तुम्हारा काम आता है कि तुमको रिस्पॉन्स को इवेल्यूट करना है। अब समझो रिस्पॉन्स को कैसे इवेल्यूट करेंगे, या तो रिस्पॉन्स जो है ना, रिस्पॉन्स आ जाता है तुमको, या फिर रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो तुम्हारे पास दो सिचुएशन है, तुमने उसको कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट किया था, उसका रिस्पॉन्स या तो तुमको नहीं मिलता है, नॉट रिसीव्ड, या फिर तुमको मिल जाता है, का बिटवा का होगा, या तो वो जो रिस्पॉन्स है या तुमको नहीं मिलता है या फिर मिल जाता है। अच्छा जी, अभी सबसे पहले देखते हैं कि अगर तुमको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो तुम क्या करोगे, अगर तुमको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो तुम क्या करोगे, सीधा क्वालिफाई करोगे क्या, नहीं ना भाई, रिस्पॉन्स एक तुम्हारा ऑडिट का प्रोसीजर है, तो अल्टरनेट ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करना। देख भाई, ऐसे 500 में तो अगर किसी चीज़ से तेरे को एविडेंस नहीं मिलता है तो अल्टरनेट तो परफॉर्म करना पड़ेगा, तो क्या करेगा, तो अदर अल्टरनेट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स जैसे क्या, अरे भाई, जैसे तेरा सब्सिक्वेंट में कितने ट्रांजेक्शन्स हुए, सब्सिक्वेंट जो पेमेंट रिसीव हुआ है क्या, पेमेंट किया है क्या, रिसीव हुआ है क्या, गुड्स रिसीव हुआ है क्या, JRN हुआ है क्या, ये सारी चीज़ें तो वो देखेगा, अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स देखेगा, सब्सिक्वेंट वाले वगैरह, वो सारी चीज़ें देखना तू। लेकिन लेकिन मैं आपको बताऊँ, अगर अगर पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट है, अगर पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट है, पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट है, जिसका रिस्पॉन्स तुमको चाहिए चाहिए था, जिसका रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स तुमको नीडेड था, और वो नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे बेटा, पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट है, देखो, नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट यहाँ पे क्यों नहीं आया, नेगेटिव कन्फर्मेशन क्या है, डिसएग्रीमेंट हो तो ही रिप्लाई करो,
लेकिन पॉजिटिव कन्फर्मेशन है तो हर केस में रिप्लाई करना है। तो अगर वो रिप्लाई नहीं आता है तो पॉजिटिव कन्फर्मेशन का रिक्वेस्ट, पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट में अगर तुमको रिस्पॉन्स नहीं आता है और वो रिस्पॉन्स तुमको चाहिए था, नीडेड था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर तुमको भरोसा करना पड़ा था, अदर प्रोसीजर्स जो थे ना वो इतना एविडेंस नहीं देते, तो नीडेड था एंड वो नहीं मिल जाता है, तो क्या करोगे? तो भाई साहब तुम्हारा इम्प्लीकेशन जाएगा ऑडिट के ऊपर, इम्प्लीकेशन जाएगा ऑडिट के ऊपर, ऑडिट के ऊपर, ऑडिट ओपिनियन के ऊपर भी जाएगा, ओपिनियन के ऊपर भी जा सकता है। इम्प्लीकेशन ऑडिट के ऊपर जाएगा, ऑडिट के ओपिनियन के ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, ये तो बात आती है अगर इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्स तुमको नहीं मिलता है तो बहुत बड़ी बात है। तो एक तो नहीं मिलता है तो ठीक है भाई, अल्टरनेटिव प्रोसेस परफॉर्म कर, लेकिन पॉजिटिव कन्फर्मेशन है, अल्टरनेटिव प्रोसेस परफॉर्म करके तेरे को कुछ नहीं मिलता है और तेरे को पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स चाहिए था, मच मोर नीडेड था, और वो नहीं आता है तो भाई साहब सीधा ऑडिट के ऊपर इम्प्लीकेशन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तेरे को साई ऑप्टेन नहीं हो रहा है, अनेबल टू ऑप्टेन साई है। समझ में आया क्या? अब समझ में आया तेरे को, साई नहीं मिल रहा है ना, तो भाई साहब ऑडिट के ओपिनियन के ऊपर भी इम्पैक्ट जा सकता है। लेकिन अगर रिस्पॉन्स आ जाता है तो आ जाता है, तो क्या करने का आ गया ना भाई साहब, ठीक है, ऐसे नहीं ना भाई, अगर रिस्पॉन्स तेरे को आ जाता है ना तो तेरे को उसको इवेल्युएट तो करना पड़ेगा। अगर तेरे को लगता है कि ओके है तो ओके है, कोई बात नहीं, तो क्या टेंशन है, अगर ओके है तो ओके है, लेकिन एक्सेप्शन से, एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस माने क्या, 80,000 की जगह 70,000 है, 80,000 की जगह 85-90,000 है, डिफरेंस है, एक्सेप्शंस है, तो देख कि भाई एक्सेप्शंस क्यों है, इन्वेस्टिगेट कर, इन्वेस्टिगेट एक्सेप्शंस। हो सकता है कि कुछ गुड्स ट्रांजेक्शंस, गुड्स इन ट्रांजिट है, 30 कट ऑफ वाला सीन है, कुछ कुछ भी सीन है, तो एक्सेप्शंस है, तो एक्सेप्शंस क्यों है, उसके बुक्स में एक दिन वैसे रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तेरे बुक्स में एक दिन वैसे रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो देख ले कि भाई इवेल्युएट करके रिस्पॉन्स एक्सेप्शन है क्यों है। इसमें और एक बात आती है, इन्फॉर्मेशन तेरे को रिसीव हो जाती है लेकिन तेरे को रिलायबल है कि नहीं है इसके ऊपर कुछ कुछ है। क्या क्या है? वो जो इन्फॉर्मेशन है ना वो रिलायबल है, इसके ऊपर तेरे को डाउट है, या फिर तेरे को पता है कि वो रिलायबल नहीं है। ठीक है, या तो तेरे को डाउट है कि वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल नहीं है। क्यों डाउट होगा? हो सकता है कि सामने वाला पार्टी रिलेटेड पार्टी है, इसका होल्डिंग सब्सिडरी है, इसका कुछ ही रिश्ते नाते में है, ठीक है, या फिर इसके साथ बिजनेस में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करता है तो इसके साथ मिल भगत करके गड़बड़ कर सकता है, तो तेरे को डाउट है, डाउट है कि वो रिलायबल नहीं है। ठीक है, एक तो तेरे को पता है कि वो रिलायबल नहीं है एंड दूसरा है कि तेरे को डाउट है। डाउट है अगर है ना तो क्या करेगा, तो अदर ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म कर, अदर ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म कर, अगर डाउट है तेरे को तो डाउट है तो दूसरे प्रोसेस परफॉर्म करके क्लियर कर। लेकिन तेरे को लगता है कि ये जो है ना रिलायबल ही नहीं है, अगर ये रिलायबल ही नहीं है तो भाई साहब पहले डाउट था तेरे को, तूने ऑडिट अदर ऑडिट प्रोसेस वगैरह परफॉर्म किए और तेरे को अब समझ में आता है कि इसमें रिलायबल नहीं है, तो क्या करेगा, तो तेरा इम्प्लीकेशन जाएगा ऑडिट के ऊपर, नहीं तेरा इम्प्लीकेशन रोमम के ऊपर जाएगा। सबसे पहले मटेरियल में स्टेटमेंट होने का तू देखिएगा रिस्क कितना है, फिर तेरा इम्प्लीकेशन जाएगा ऑडिट के ऊपर, साथ में जा सकता है, लेकिन पहले रोम तो देखना पड़ेगा तेरे को। ठीक है, ये चीज़ आती है तेरे रिस्पॉन्स के केस में। समझ में आया? समझ में आया। अभी इसके साथ दो दो क्वेश्चन अलग है, हम क्वेश्चन में ही डिस्कस करेंगे उसको। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक है तेरा कि नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट था, अभी हमने देखा कि पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट जो है ना वो मच नीडेड है, तो तुमने क्या किया है, उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है तो तेरा सीधा ओपिनियन के ऊपर जाता है। लेकिन नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट है ना, इसका अगर रिप्लाई नहीं आता है तो क्या करना है, रिप्लाई नहीं आता है तो क्या करना है, तो भाई साहब कोई टेंशन नको ना भाई। नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट बात ही वही करता है कि रिप्लाई ओनली इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, अगर एग्री है तो भाई रिप्लाई नहीं करेगा, तो अगर रिप्लाई नहीं करता है तो इसका ऑटोमेटिक मीनिंग ये नहीं है कि भाई साहब तो ओपिनियन के ऊपर जाएगा, तो टेंशन नको, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। एंड दूसरा एक क्वेश्चन है कि हमने बात करी थी, क्या हमने बात करी थी कि कभी कभी ना सामने वाला पार्टी भेजेगा नहीं, डिसएग्री करता है फिर भी नहीं भेजेगा, तो तुमको देखना पड़ेगा कि ये जो कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट है ना उसको सोल्ड सब्सटेंटिव प्रोसेस आपको अगर यूज़ करने हैं तो तुमको समझना पड़ेगा कि क्या ऐसे पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं कि वो तुमको ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे क्या, जैसे क्या, चलो थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर वो जो कन्फर्मिंग पार्टी है ना, कन्फर्मिंग पार्टी है, कन्फर्मिंग पार्टी है ना,
कन्फर्मिंग पार्टी जो है, इंटरनेट पार्टी जो है ना, तुमको लगता है कि उसके पास तुमने देखना है कि उसके पास रिलेवेंट नॉलेज है क्या, तू जो इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है ना उसका नॉलेज है क्या उसके पास, तू उसको पता है क्या तू क्या पूछ रहा है। ठीक है, दूसरी बात वो ऑब्जेक्टिविटी देखना पड़ेगा तेरे को, ऑब्जेक्टिविटी देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिविटी माने क्या, वो बायस में आके तो रिप्लाई नहीं करेगा। कब करेगा, रिलेटेड पार्टी है, कुछ है, रिलेशनशिप है, तो बायस में आके रिप्लाई करेगा। तो तुझे देखना पड़ेगा कि उसका ऑब्जेक्टिविटी है क्या। फिर और क्या देखना पड़ेगा तुझे, और तुझे एक चीज़ देखनी पड़ेगी क्या, कि उसका एबिलिटी टू कन्फर्म, एबिलिटी टू कन्फर्म, या उसकी इच्छा है क्या कन्फर्म करने की। हो सकता है कि उसकी इच्छा नहीं है कन्फर्म करने की। क्यों हो सकता है, उसको देख, उसको लगता है कि देख भाई ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, या फिर इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाता है, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जाता है। डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में ना, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, या फिर उसको लगता है कि अगर मैं इसको रिप्लाई करूँगा ना तो मेरे ऊपर लीगल लायबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, पोटेंशियल लीगल लायबिलिटी आने के चांसेस है, उसको डर लग रहा है, उसको पोटेंशियल लीगल लायबिलिटी अराइज होगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, हम क्वेश्चन में जाके देखेंगे, लेकिन मोटा मोटी आपको आइडिया तो आ गया क्या कैसे होता है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। भाई साहब बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, मुझे पता है कि 505 को इतना टाइम देना नहीं है, बट मैं आपको ना पूरा ऐसा दे रहा हूँ ना कि भाई साहब तुम अगर कुछ भी भूल जाते हो, कुछ भी पॉइंट याद नहीं आते ना, तो एग्ज़ाम में आप कुछ ना कुछ बना लोगे, और जितना भी बनाओगे ना वो रिलेवेंट होगा, और 1-2 मार्क्स तो तुमको आने चाहिए, मुझे पता है कि आ ही जाएंगे। भाई साहब इतना रिलेवेंट बोला है ना मैंने, क्योंकि सारी लॉजिकल चीज़ें है भाई साहब। मैंने कुछ देखा है क्या नोट से, मैं सिर्फ लॉजिक के बेसिस पे जा रहा हूँ, और जैसे जैसे जो नहीं याद आ रहा है तो ठीक है ना भाई, देख देख जैसे मुझे अभी पता है कि निगेटिव कन्फर्मेशन में 4 पॉइंट है। ठीक है, अभी इसमें से मुझे ये देख ये पॉइंट याद नहीं आया, लो एक्सेप्शन रेट का, तो ठीक है ना, नहीं आता है, लेकिन बेसिक बेसिक आइडिया के हिसाब से तो मैं जा रहा हूँ ना, तो वैसे ही तुमको भी जाना है ना भाई, वैसे ही हम देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं वापस एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो स्कोप क्या है, ये डील करता है कि ऑडिटर ने कैसे यूज़ करना है एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स को टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। अच्छा जी, डिज़ाइन एंड परफॉर्म करने हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स। अच्छा जी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम कुछ कुछ बातें करेंगे। एक तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स क्या है भाई, सिंपल सी लॉजिक है, वही सबसे पहले इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन कर जो तेरे को कंफर्म करना था, डेटर्स, सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, कौन सी पार्टी को तुझे पूछना था, डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, उसके बाद डिजाइन कर एंड सेंड कर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलोअप रिक्वेस्ट, ये बात है। उसके बाद हम इवेल्यूट करेंगे रिस्पॉन्स, ये हमने ऐड किया था, देखो अभी ध्यान अपने दिमाग में है तो ऐड करेंगे, कोई बात नहीं, क्या टेंशन है उसमें। ठीक है, तो प्रोसीजर्स क्या है, सबसे पहले डिटरमाइन करेंगे कौन सा इन्फॉर्मेशन पूछना है, अप्रोप्रिएट पार्टी को कंफर्म करेंगे, डिज़ाइन करेंगे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को एंड भेज देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन इन पॉइंट नंबर 3, अब ये जो पॉइंट नंबर 3 है, तो हमने बोला था कि जब डिज़ाइन करेंगे ना तो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, तो उसके ऊपर क्वेश्चन है, मिस्टर जेड या जी बोलो, हु इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर ब्ला 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 वांट टू यूज कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, व्हाट फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बाय मिस्टर जी व्हेन डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो डिजाइन करते समय क्या चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए, तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है तुम्हारा, डिजाइन। ठीक है, तो फैक्टर्स तो तुम दुनिया भर के कंसिडर करोगे, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, डिजाइन करते समय कौन से फैक्टर्स पूछने हैं, तो ये डिजाइन वाले। ठीक है, अल्सो स्टेट इफेक्ट ऑफ यूजिंग पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे हमने जो जो पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट में पढ़ा था सब लिख लो। देखो सबसे पहले डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। डिज़ाइन में मैंने क्या बोला, जो मैटर के ऊपर तुमको कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट लेना है ना, वो मैटर को सबसे पहले देखा था। हमने देखा था कि वो मैटर में आइडेंटिफाइड रॉमम कितना है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का रिस्क कितना है, असर्शंस कौन से आ रहे। ठीक है, वो असर्शंस हमने देखे थे, तो असर्शंस एंड हमने देखा क्या, रोमम कितना है। अच्छा, उसके बाद में हमने देखा कि उसको बनाना कैसा है, लेआउट एंड प्रेजेंटेशन। और तुमको नहीं पता है तो लास्ट ईयर में जाके हमने देखा था प्रायर एक्सपीरियंस ऑन ऑडिट और सिमिलर एंगेजमेंट का, तुम उठा के कॉपी वेस्ट करके चिपका दो। अच्छा जी, उसके बाद में जो तुम्हारे दिमाग में नहीं आता था वो 2 चीज़ें थी, एक तो मैनेजमेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन तो तुमको आता था, मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन एंड एबिलिटी ऑफ इंटेंडेड पार्टी टू कन्फर्म, ये 2 चीज़ें थी। तो तुमको याद रखने के लिए 2 ही चीज़ें हैं, बाकी तो तुम्हारे दिमाग में है। मैटर में असर्शंस कौन से है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का रिस्क क्या है, फिर कहाँ पे तुम लेआउट एंड प्रेजेंटेशन एंड अगर नहीं जाता है तो प्रायर एक्सपीरियंस या फिर सिमिलर एंगेजमेंट का एक्सपीरियंस एंड कैसे भेजना है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। साथ में एक पॉइंट है सिर्फ मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन एंड एबिलिटी ऑफ इंटेंडेड पार्टी। ठीक है, पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट के बारे में जो हमने बोला था वही यहाँ पे लिखा है, सिर्फ उन्होंने लिखना कैसा है ये समझो अभी।
अभी पता तो है तुमको, सिर्फ लिखना कैसे है देख लो फटाफट। पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आस्क टू रिप्लाई इन ऑल केसेस, तो हमने बोला था क्या, रिप्लाई इन ऑल केसेस, हाँ रिप्लाई ऑन केसेस ईदर बाय इंडिकेटिंग कंफर्मिंग पार्टीज एग्रीमेंट। तो या तो बोल दो कि कंफर्मिंग पार्टी क्या करेगी, तुम्हारे साथ एग्री करेगी विद गिवन इन्फॉर्मेशन जो तुमने दिया है, या फिर आस्किंग टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, या फिर उनको बोलो कि भाई तू इन्फॉर्मेशन दे दे। रिस्पॉन्स इज ऑर्डिनरीली एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। तो वैसे तो तुमको पता है कि जो रिस्पॉन्स आएगा वो रिलायबल होगा, लेकिन रिस्क तो है, रिस्क है कि भाई साहब विदाउट वेरीफाइंग वो क्या करेंगे, कंफर्मिंग पार्टी क्या करेगी, तुमको भेज देगी। ठीक है, तो वो तो है, रिस्क तो है। तो ऑडिटर क्या कर सकता है, उस रिस्क को कम कर सकता है, कैसे, बाय यूजिंग ब्लैंक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो अमाउंट नहीं डालेगा, सिर्फ भेज देगा, तो वो अमाउंट डाल के तू कंफर्म कर, तो ब्लैंक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज के उस रिस्क को कम करेगा। अच्छा जी, ये भी हमने देखा था। एंड आस्क कंफर्मिंग पार्टी टू फिल द अमाउंट और फर्निश अदर इन्फॉर्मेशन। लेकिन इससे हमने बोला था लोअर रिस्पॉन्स रेट होगा, क्योंकि आलसी लोग हैं। ठीक है, एडिशनल एफर्ट्स लगते हैं, तो भाई साहब नहीं करेंगे, ऐसा रिस्क तुम्हारा हो सकता है। और फिर बात आती है नेगेटिव कन्फर्मेशन के बारे में। अब हम देखेंगे नेगेटिव कन्फर्मेशन के बारे में। तो नेगेटिव कन्फर्मेशन के लिए हमने बोला है कि ये लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस है। लेस परसुएसिव मतलब उसको ऐसा ज़्यादा कन्विंस नहीं करके देगा तुमको, क्योंकि रिप्लाई नहीं आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा कन्विंस नहीं करके देगा देन पॉजिटिव कन्फर्मेशन। ठीक है, तो ऑडिटर ने उसको यूज़ नहीं करना है एज अ सोल सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, लेकिन कर सकता है। कब कर सकता है, ठीक है, देखो, ऑडिटर टू यूज नेगेटिव कन्फर्मेशन एज ए सोल सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन, तो इसको तभी यूज कर सकता है जब नीचे दिए गए पॉइंट्स मीट होते हैं तुम्हारे। क्या, एक तो तुम्हारा मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का रिस्क जो है ना, वो तुमने असेस किया है, वो बहुत कम है। ठीक है, कोई बात नहीं। एंड तुमको पता है कि रिलेवेंट कंट्रोल जो है ना, तो कंट्रोल इफेक्टिव है, तो कंट्रोल इफेक्टिव है तो कंट्रोल का रिस्क कम होता है, तो कंट्रोल का रिस्क अगर कम है तुम्हारा, तो रोमम तुम्हारा कम आएगा। तो तुमको पता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का जो रिस्क है ना, वो कम है तुम्हारा, तो ये तुमने असेस किया है। फिर हमने बात करी थी कि पॉपुलेशन कंप्राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस ट्रांजेक्शंस। पॉपुलेशन क्या है, ये सैंपल के बेसिस में तुमको समझेगा, सैंपल 530 में समझेगा पॉपुलेशन क्या है। अगर पॉपुलेशन में जितना तुमने सिलेक्ट किया है ना, उसमें ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा है लेकिन स्मॉल स्मॉल है। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजेनियस ट्रांजेक्शन है। फिर वेरी लो एक्सेप्शन रेट एक्सपेक्टेड है, ये पॉइंट हम भूल गए थे। वेरी लो एक्सेप्शन रेट क्या है तुम्हारा, तुमको पता है, तुमको लगता है कि भाई साहब इसमें एक्सेप्शन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब ये जो अमाउंट है ना, ये सारी चीज़ें सही है, क्या ये मैं इसको लिंक कर दूँ ऊपर वाले पॉइंट के साथ। अगर तुमको लगता है कि रोमम कम है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का रिस्क कम है, एंड कंट्रोल से इफेक्टिव है, अगर तुमको पता है कंट्रोल बहुत अच्छा है, तो तुमको ये भी पता होगा कि एक्सेप्शन होने के चांसेस कम है। ठीक है, थोड़ा सा तो लिंकिंग होता है ऊपर वाले पॉइंट के साथ। एंड दूसरा पॉइंट क्या है तुम्हारा, ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट वुड कॉज रेसिपिएंट ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट। देखो, लैंग्वेज हमको नहीं आता था, लेकिन हमने समझा तो था ऐसे कि ऑडिटर, देखो लैंग्वेज यहाँ से पढ़ो अभी, ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ सर्कमस्टांसेस, ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस से ऑडिटर अवेयर नहीं है दैट वुड कॉज रेसिपिएंट ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन टू डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट। मतलब जिसको तू कंफर्मेशन भेज रहा है ना, वो उसको रिप्लाई नहीं करेगा, डिसरिगार्ड कर देगा। जैसे कि झगड़ा हो सकता है, या फिर वो बैंकरप्ट हुआ, जो हमने एग्जांपल लिया था, कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंस हो सकता है, उसे तो अवेयर नहीं है, तभी तो उसको सोल सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स यूज कर सकते हैं। फिर हमने बोला कि भाई साहब मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देता है, मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ ऑडिट टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं, नेवर परमिट लिमिटेड, देखो नाम में ही नेवर परमिट है, रिफ्यूजेस टू अलाउ यू टू गेट कंफर्मेशन of outstanding balance of trade receivable. You want to ensure on the grounds of materiality that at least outstanding above threshold limit to be confirmed and reconciliation is to be carried out before finalizing audit. If company does not relevant, will how will you respond? तो ठीक है, रिलेंट इफ कंपनी डज नॉट रिलेंट हाउ विल यू रिस्पॉन्ड, मतलब क्या, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन समझना चाहिए तुमको कि वो रिफ्यूज करते हैं, रिफ्यूजेस टू अलाउ डायरेक्ट कंफर्मेशन। ठीक है, तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन देने से मना करता है। तो तुमने देखना है क्या, हमने बोला देख, अगर इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, तो क्या, इंक्वायर करो टू द मैनेजमेंट, इंक्वायर करो टू द मैनेजमेंट रीजंस। तो हमने क्या किया था, सिंपल मैनेजमेंट से जाके पूछा था। ठीक है, फॉर रिफ्यूजल एंड सीक ऑडिट एविडेंस एज टू देयर वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस। तो हमने बात करी, उससे जाके पहले पूछो कि रीज़न क्या है भाई साहब, एंड फिर देखो वो रीज़न वैलिड है क्या एंड रीजनेबल है क्या।
इवेल्यूट करो इम्प्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट रिफ्यूजल ऑन ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिलेवेंट रॉमम। तो हमने रॉमम की बात करी थी, साथ में हमने फ्रॉड, रिस्क ऑफ फ्रॉड की बात करी थी, साथ में हमने देखा था कि अदर ऑडिट प्रोसेस के ऊपर इसका कितना इफेक्ट जाता है, क्या तुमको नेचर टाइमिंग एक्सचेंज चेंज करना पड़ेगा, क्या ये तुमको देखना पड़ेगा। एंड परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन टू ऑब्टेन रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। तो अल्टरनेटिव प्रोसेस तुमको परफॉर्म करने पड़ेंगे। जैसे 500 की सीरीज है, तुमको एक जगह से एविडेंस नहीं मिलता है तो तुम अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करोगे ही करोगे। अगर मैनेजमेंट का रिफ्यूजल अनरीजनेबल लग रहा है तुमको, तो हमने बोला था पापा से जाके बात करो, TCWG से कम्युनिकेट करो एंड उसको बोलो कि भाई साहब हमारा ओपिनियन के ऊपर इफेक्ट जा सकता है। एंड कॉमन रीजन क्या देते हैं वो, लीगल डिस्प्यूट है या फिर ऑनगोइंग निगोशिएशन है। तो अगर ऐसा है तो ऑडिट एविडेंस ले लो कि वो वैलिड है क्या, रीजनेबल है क्या, एंड रीजन बिकॉज इट मे रिवील फ्रॉड और एरर। ठीक है, तो वो रिवील कर सकता है फ्रॉड एरर। तो ये सिंपल सी बात थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, फिर रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर, या तो तुमको मिलेगा या फिर तुमको नहीं मिलेगा, नॉट रिसीव या फिर रिसीव। अगर नहीं मिलता है, अगर नॉन रिस्पॉन्स है, तो ऑडिटर शाल परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, सब्सिक्वेंट पेमेंट रिसीट, GRN एक्सेट्रा। ठीक है, अगर when response to a positive confirmation is necessary and same is not received, अगर पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स नेसेसरी है, नहीं मिलता है, तो इम्प्लीकेशन ऑडिट के ऊपर जाएगा एंड ऑडिटर के ओपिनियन के ऊपर भी जाएगा, क्योंकि साई ऑप्टेन नहीं हो रहा है तुमको। रिसीव हो जाता है तो इवेल्युएट करो, अगर ओके है तो ओके, एक्सेप्शन है तो इन्वेस्टिगेट करो एक्सेप्शंस। एंड रिलायबिलिटी ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, अगर डाउट है या फिर नॉट रिलायबल है, अगर डाउट है तो क्या करो, फर्दर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करो। हमने बात करी थी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, तो यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करता हूँ, कोई सीन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग में बहुत सेम ही है, बट यहाँ पे हमने बोला था फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की जगह फर्दर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो, इतनी सी बात है। ठीक है, एंड फिर हमने बात करी थी अगर रिलायबल नहीं है तो इवेल करो इम्प्लीकेशन ऑन असेसमेंट ऑफ रॉमम। खत्म खत्म। आइए आइए भाई साहब, क्वेश्चन करे क्या, कोई नहीं, 2 क्वेश्चन है भाई साहब, फटाफट हो जाएंगे, कोई टेंशन नको। ये क्वेश्चन है जिसके मैंने आपको बात करी थी, आप पढ़ लेना। नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट है एंड कन्फर्मेशन, नो कन्फर्मेशन वॉज रिसीव, कन्फर्मेशन रिसीव नहीं होता है, तो हाउ टू डील द नॉन रिसीट ऑफ कन्फर्मेशन। तो एक क्वेश्चन है कि नॉन नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट है, नहीं आता है, तो तुम उसके साथ कैसे डील करोगे। सिंपल है, सबसे पहले नाम नंबर लिख लो भाई साहब, कोई टेंशन नहीं, फिर कुछ लिख लो, टाइम पास वाली बातें। देखो कभी भी है ना, कभी भी आंसर आपको लिखना है ना, तो सबसे ऐसे का अगर क्वेश्चन है तो ऐसे लिख लो, ऐसे का नाम नंबर लिख लो, नाम नंबर लिख लो, उसके साथ 1-2 लाइन कुछ भी लिख लो, कुछ भी मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ऑब्जेक्टिव तो रख के जाओ ताकि ऑब्जेक्टिव तुम उसको यूज कर सकते हो, या फिर रिलेवेंट टू क्वेश्चन को रिलेवेंस कुछ है क्या। जैसे यहाँ पे देखो, नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट इज अ रिक्वेस्ट ऑफ कन्फर्मेशन पार्टी जो ओनली इफ कन्फर्मिंग पार्टी डिसएग्री करता है, तो जो तुमको पता है ना वो तुम लिख लो। ठीक है, तो बेसिक बातें तुमने लिख लेनी है फर्स्ट पैरा में। फिर फेलियर टू रिसीव रिस्पॉन्स टू नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट डज नॉट explicitly indicate receipt by intended confirming party of confirmation request or verification of the accuracy of the information contained in the request। तो सिंपल सी बात करता है कि ये क्या करता है, डज नॉट एक्सप्लिसिटली, ये बोल नहीं सकता है कि तुमको कि यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट है। अच्छा जी, अगर फेल होता है कन्फर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड, तो प्रोवाइड्स सिग्निफिकेंटली लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। क्या हमने बात करी थी कि ये पॉजिटिव एविडेंस है, तुम्हारा पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट है, ये तुम्हारा लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस है। कन्फर्मिंग पार्टीज also may be more likely to respond indicating their disagreement with confirmation request when the information in the request is not in their favor and less likely to respond otherwise। ये क्या बात करता है, थोड़ा अलग से अभी आता है। जैसे कि हमने बोला था कि देख भाई, हमको है ना तुझसे कितने पैसे आने हैं, 80,000 रुपीज़ आने हैं। तो अगर हमने बोला है कि हमको तुझसे 85,000 रुपीज़ आने हैं, 1 लाख 1.5 लाख रुपए आने हैं, तो भाई साहब हो सकता है कि वो रिस्पॉन्ड कर दे। लेकिन हमने बोला कि हमको तुझसे सिर्फ 50,000 रुपीज़ आने हैं, तो भाई साहब वो डिसएग्री करता है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बोलेगा ठीक है भाई, मुझे आपको सिर्फ 50,000 रुपीज़ ही देने हैं ना, तो 50,000 रुपीज़ ही ले लो। समझे क्या। तो अदरवाइज रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, अगर डिसएग्री भी करता है तो उसके फेवर में है तो रिस्पॉन्ड कर लेगा। तो ऐसी चीज़ हो सकती है।
इन केस ऑफ नॉन रिस्पॉन्स ऑडिटर में एग्जामिन सब्सिक्वेंट कैश डिसबर्समेंट और करस्पॉन्डेंस विद थर्ड पार्टीज एंड अदर रिकॉर्ड्स सच एज गुड्स JRN वगैरह, गुड्स रिसीव्ड नोट। तो ये क्या है तुम्हारा अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर तुम परफॉर्म करोगे। फर्दर नॉन रिस्पॉन्स ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डज नॉट मीन्स दैट देयर इज सम मिसस्टेटमेंट एज नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इटसेल्फ इज टू रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर ओनली। अगर वो डिसएग्री करता है तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। बट इफ द ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है, अगर डाउट है अबाउट रिलायबिलिटी, तो क्या करेगा, ऑब्टेन फर्दर ऑडिट एविडेंस। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने कुछ पॉइंट्स वगैरह नहीं लिखे, इन्होंने जो जो लिखा है ना वैसे वैसे तुमको जो जो पता है लिख लो। अभी तुमको इतना सब कुछ तो पता है। एक तो पता है कि ओनली इन केस ऑफ डिसएग्री होता है, फिर तुमको पता है कि लेस परसुएसिव है, फिर तुमको जो पता है ना नेगेटिव का 4 पॉइंट वो भी लिख लो, ठीक है। असेस रॉ मामलो है। देखो भाई, इसके साथ मैच करने मत जाओ, तुम्हारे दिमाग में जैसे है ना उसको लिखते जाओ, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, मिस्टर ऋषभ, ठीक है, लिस्टिंग आउट द फैक्टर्स दैट मे असिस्ट हिम इन डिटरमाइनिंग वेदर एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसेस आर टू बी परफॉर्म एज अ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसेस। तो ये बात करता है कि देख भाई, तेरे को देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन तुमको समझना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या लिखना है। सिर्फ इसका क्वेश्चन डेंजरस है कि तुमको नहीं समझेगा कि यहाँ पे लिखना क्या है। ये बात कर रहा है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसेस को तुम सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसेस कैसे यूज कर सकते हो। तुमको अभी लग रहा है कि ठीक है यार, क्वेश्चन में इतना क्या दम है, तुमको मैं अभी और एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, तब तुमको समझेगा कि क्वेश्चन में दम क्या है। तुमको कैसे नहीं समझेगा कि ये क्वेश्चन कैसे, इसका आंसर क्या लिखना है। एंड देखो, ये नवंबर 23 के MTV में भी है, तो चांसेस है भाई साहब, ठीक है। तो तुमको डिटरमाइन करना है factors that may assist him in determining whether external confirmation procedures are to be performed as a substantive procedures। तो तुमको ये देखना पड़ेगा, ये डिटरमाइन करते समय तुम्हारे ध्यान में क्या चीज़ें होनी चाहिए कि तुम्हारा एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर है ना, यही तुम्हारा सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर है, ठीक है। तो इसके ऊपर तुम ज़्यादा रिलाई कर रहे हो। अगर ऐसा रिलाई ज़्यादा कर रहे हो ना, तो तुमने ध्यान रखना है कुछ कुछ चीज़ें। कौन सी चीज़ें, वही चीज़ें जो हमने बात करी है। कौन सी, कन्फर्मिंग पार्टीज नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, उसको पता है कि तू क्या पूछ रहा है। अगर उसको पता है तो अच्छे से रिप्लाई कर देगा। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटेंडेड कन्फर्मिंग पार्टी, तो इन कन्फर्मिंग पार्टी का ऑब्जेक्टिविटी देख रहा है, जैसे बायस है क्या, जैसे कि रिलेटेड पार्टी अगर रहेगा ना, तो भाई साहब हो सकता है कि वो रिप्लाई करेगा, लेकिन वो बायस में रिप्लाई कर रहा है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। एंड एबिलिटी और विलिंगनेस ऑफ इंटेंडेड पार्टी टू रिस्पॉन्ड, तो हमने देखा था कब वो विलिंगनेस कब नहीं होगा, मे नॉट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए उसको, या फिर उसको लगता है कि ये टू कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, या फिर उसको लगता है कि पोटेंशियल लीगल लायबिलिटी अराइज होगा, या फिर उसके नॉट अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ डे टू डे ऑपरेशन। एंड और एक बात आती है, अगर डिफरेंट करेंसी में ट्रांजेक्शन है, तो हो सकता है कि यहाँ पे तुम्हारा वो एक्सचेंज डिफरेंस वगैरह आता है, तो उसकी वजह से वो रिप्लाई नहीं कर सकता है, कुछ चीज़ हो सकती है। तो वो चीज़ भी तुमको देखना पड़ेगा कि ट्रांजेक्शन है डिफरेंट करेंसी में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बस तुमको क्वेश्चन समझना है, ठीक है। आंसर तुम लिख लोगे, मुझे पता है क्या क्या चीज़ है। उसको नॉलेज नहीं है कि तू जो पूछ रहा है उसके बारे में उसको नहीं पता है, या फिर उसका ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, बायस में आके वो करेगा, या फिर उसको विलिंगनेस नहीं है, एबिलिटी नहीं है। जैसे क्या उसको लगता है कि भाई बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत इसमें कॉस्ट जाता है, उसके डे टू डे बिजनेस में उसको क्या है, सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट नहीं है। फिर उसको लगता है कि देख भाई, क्या हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, पॉसिबल लीगल ऑब्लिगेशन कुछ आ सकता है हमारे ऊपर, या फिर डिफरेंट करेंसी में है, ये सारी बातें हैं फालतू की। खत्म होता है, लेकिन मुझे खत्म नहीं करना है। क्यों, मैंने बोला था आपको, मैंने बोला था कि मैं ये क्वेश्चन को डिसाइड करूंगा, इसके लिए मैंने निकाल के भी रख दिया है। कहाँ पे, तुम्हारा रिपोर्टिंग वाला जो सीरीज है उसमें 12 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला था कि इसको छोड़ देते, बाद में करते, लेकिन फिर भी हमने किया था, क्योंकि मैंने बोला कि इतना कुछ नहीं, हम वहाँ पे जाके देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या था कि तुमने, मैनेजमेंट ने क्या किया है, लाइबिलिटी को राइट ऑफ किया है। मैं थोड़ा हिंट, मतलब थोड़ा देता हूँ बैक ऑफ द माइंड में, कि उन्होंने क्या किया है, लाइबिलिटी को राइट ऑफ कर दिया है। कौन सा वाला लाइबिलिटी, ठीक है, 3.5 करोड़ का एंड 2 करोड़ का लाइबिलिटी उन्होंने क्या किया है, राइट ऑफ किया है। एक तो परचेस का एंड कैपिटल गुड्स का लाइबिलिटी उन्होंने क्या किया है, P&L में डायरेक्ट दिखा दिया है, अदर इनकम करके। इसमें इसमें हमने क्या किया था, उसको एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजना था, लेकिन मैनेजमेंट ने बोला है कि देख भाई, उसको प्रूव जाएगा कि लाइबिलिटी एग्जिस्ट करता है, तो इसकी वजह से उसने बोला था कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन मत भेजे। अभी वो बाकी का तो तुमको पता है, सिर्फ यहाँ पे हमको देखना है एक्सटर्नल कंफर्मेशन वाला पोर्शन। तो इतना सा पोर्शन हम देखेंगे अभी, ठीक है।
उसको एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजना है ऐसे 505 के पास, बट मैनेजमेंट ने इन्फॉर्म किया है कि उसको भेज मत, ताकि वो क्या है प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी उसको ऑकर हो जाएगा। इनफैक्ट शी शुड डिस्प्ले प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड बी अलर्ट टू द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट restrained by management from obtaining external confirmation. The reason advanced by management do not appear to be valid and reasonable. तो यहाँ पे तुमको पता है कि ये जो रीज़न दिया ना वैलिड नहीं है एंड रीजनेबल नहीं है। हमने अभी क्या देखा, तुमको वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस देखना है अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ करता है तो यहाँ पे तुमने देख लिया है इन अकॉर्डेंस विथ ऐसे 505 तुमको लगता है कि वैलिड नहीं है, रीजनेबल नहीं है, ठीक है। तो असेस करना है रिस्क एंड परफॉर्म करने हैं अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। तो हमने देखा कि सबसे पहले तुम क्या देखो, रॉम के ऊपर इफेक्ट जाएगा, फ्रॉड के ऊपर जाएगा, अदर प्रोसीजर्स के ऊपर जाएगा एंड परफॉर्म करो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। एंड उसके बाद में इम्प्लीकेशन जाएगा ऑडिट ओपिनियन के ऊपर, ठीक है। एक उससे पहले हमने बात करी थी TCWG से बात कर, एंड उसके बाद में पापा से बात कर दिख रहा, एंड उसके बाद में तुम्हारा इम्प्लीकेशन जाएगा ऑडिट के ऊपर। उसके बाद में और एक क्वेश्चन है, मुझे प्लीज़ आपके साथ डिस्कस करने दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। देखो यहाँ पे भी मैंने उसको निकाला है, यहाँ पे हमने मार्क किए थे जैसे 315 एंड 330 पहचान कौन वाला क्वेश्चन। मैंने वहाँ पे बोला था कि पहचान कौन में मार्क करो, ताकि तुमको क्वेश्चन देख के नहीं समझेगा क्वेश्चन किस बात का है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है इसको अच्छे से पढ़ते हैं, इसको पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं MTP नवंबर 23 में आया है, तो भाई साहब चांसेस है, तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं। वाइल कंडक्टिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ, ठीक है, उसने असेस किया है रोमम क्या असेस किया है, लो, उसने असेस किया है कि रोमम है कम, ठीक है, एफएस लेवल पे एंड असर्शन लेवल पे, दोनों जगह पे रोमम कम है, ड्यू टू स्टेबल एस्टेब्लिश एंड रिलेटिवली लेस रिस्की बिजनेस एंड एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड इंटरनल कंट्रोल। तो रिस्क बहुत अच्छा है, रिस्क बहुत कम है एंड कंट्रोल बहुत अच्छे है, ठीक है। रिस्क क्या अच्छा है, ठीक है, रिस्क बहुत कम है एंड कंट्रोल बहुत अच्छा है, इसकी वजह से उसने क्या किया है, रोमम कम असेस किया है। डिस्पाइट द लो असेस रोमम, हालांकि उसने रोम कम असेस किया है, ही चूजेस टू सेंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ऑडिटर को कंफर्मेशन भेजना ही है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ऑडिटर को भेजना ही है, ठीक है, टू द थर्ड पार्टीज फॉर कंफर्मेशन। बाय डूइंग सो ही इंटेंड्स टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग सर्टेन असर्शंस कंटेंट इन एफएस ऑफ द कंपनी। डू यू थिंक हिज अप्रोच इन अकॉर्डेंस विथ एसएस? जस्टिफाई योर आंसर विथ रीजन। तो बताओ क्या उसका अप्रोच सही है क्या? हाँ भाई सही है ना। अगर रोमम कम भी है ना, तो तुम सबसे पहले तुम जाओगे भाई नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, नहीं भाई, उधर लिखा क्या था, तेरे को नहीं भेजना है, एक्सेप्शंस दिए थे। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है कि देख भाई रोमम कम है, लेकिन ऑडिटर चाहता है कि भाई एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लो, पूछ लो, अगर चाहता है तो उसका अप्रोच सही है क्या? हाँ भाई सही है, अगर चाहता है तो पूछ ले। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि इंपॉर्टेंस इन्होंने दिया है रिस्क एंड कंट्रोल के ऊपर, तो 330 रिस्पॉन्स के ऊपर, एंड ऐसे 505 की बात बहुत कम करी है, ठीक है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ असेस रोमम, ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, ये बात हमने वहाँ पे करी थी, फॉर ईच मटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर इन गिवन सिचुएशन रोमम कम है, लेकिन डिस्पाइट सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स उसको परफॉर्म करने हैं। 330 further state that auditor shall consider whether external confirmation procedures are to be performed as substantive audit procedures. External confirmation procedures frequently are relevant when addressing assertions associated with account balance and their elements, but need not be restricted with these items. तो ये सिंपल से एक्स्ट्रा वाली बात कर रहा है कि उसमें तुम्हारा क्या जाएगा, अकाउंट बैलेंस वगैरह जाते हैं, लेकिन उसके लिए तुम रेस्ट्रिक्ट मत करो। मतलब क्या, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांजेक्शन्स, उसको भी तुम कंफर्म कर सकते हो। तो ये क्या है, ये तुम्हारी ज़्यादा वाली बातें हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में इन्होंने 2 पॉइंट दिए हैं, तो ये इसका कोई सीन नहीं है, इसका सीन सिर्फ इतना है कि तुमको अगर क्वेश्चन आता है ना तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुमको लगेगा अच्छा एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है, तो क्वेश्चन कौन सा है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ऐसी चीज़ हो सकती है, इसकी वजह से मुझे इसको आपके साथ डिस्कस करना पड़ा, और कोई बात नहीं है भाई साहब, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं, अभी हमने सब रिलेवेंट वाले भी देखे हैं, कोई बात नहीं, अगर आगे कुछ आते हैं तो उसको भी हम देख लेंगे, लेकिन आगे तुमको समझ में आएंगे, ये तुमको तब नहीं समझा था, अब तुमको पता है कि कोई बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस तुमको लिखना कैसा है ये तुमको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन में कुछ पॉइंट वगैरह नहीं है, ठीक है भाई साहब। प्लीज 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 एक बार मेरे को आपका रिवीजन करने दो। देखो एक पेज का इतना सा ऐसे है, कोई बात नहीं है, टेंशन ही नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आपको बाद में देखने की ज़रूरत ना पड़े भाई साहब, कभी भी उठो और शुरू हो जाओ, ठीक है। जैसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिवीजन क्या करना है, कौन सा
इन्फॉर्मेशन पहले फिक्स करो, इन्फॉर्मेशन के बाद पार्टी फिक्स करो, ठीक है। फिर डिज़ाइन करो एंड रिक्वेस्ट भेज दो उनको, ठीक है। और साथ में फॉलोअप रिक्वेस्ट भी देखना है एंड रिस्पॉन्स को इवेल्यूएट करना है। तो डिजाइनिंग इन्फॉर्मेशन टू बी कन्फर्म रिक्वेस्टेड, सिलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट कन्फर्मिंग पार्टी, डिजाइनिंग कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट एंड सेंडिंग रिक्वेस्ट। डिजाइन करते समय कौन सी चीज़ें तुमने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अभी तुमको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, तुमको पता है क्या। एक तो डिजाइन करते समय क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिर हमने एक क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन क्या देखा था कि एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भेजते समय तुमने किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पे एक्सटर्नल कन्फर्मेशन डिज़ाइन वाला जो अगर स्पेसिफिक डिज़ाइन वाला पोर्शन आता है ना, तो यहाँ पे आना है, नहीं तो वहाँ पे जाना है। तो डिज़ाइन के लिए हमने बात करी थी, डिज़ाइन के लिए हमने क्या बात करी थी, देख भाई सबसे पहले मैटर देख, उसके ऊपर तुमने रोमम कितना असेस किया है, असर्शंस कौन से अफेक्ट होते हैं वो तो समझ गया। अभी डिज़ाइन करना है तो लेआउट एंड प्रेजेंटेशन देखा है, एंड अगर नहीं पता है तो लास्ट ईयर में प्रीवियस ईयर में तुमने देखा है, प्रीवियस एक्सपीरियंस तुम्हारा प्रायर एक्सपीरियंस या फिर सिमिलर एंगेजमेंट का एक्सपीरियंस, और बाद में भेज दे। भेजना कैसे, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। एक पॉइंट तुमको याद नहीं हो रहा था, मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन एंड एबिलिटी ऑफ इंटरनेट पार्टी टू कंफर्म। पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट है तो भाई रिप्लाई करो ऑल केसेस में। तुम्हारे पास 2 टाइप है, कौन से 2 टाइप है। एक तो तुम क्या कर सकते हो, कन्फर्मिंग पार्टी को एग्रीमेंट है क्या देखो, एंड आस्किंग टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। ये 2 टाइप है तुम्हारे पास, कन्फर्मिंग पार्टी का एग्रीमेंट है क्या एंड आस्किंग टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। क्योंकि इसमें रिस्क क्या था, रिप्लाई करेगा विदाउट वेरीफाइंग, ठीक है। वैसे तो है ये परसुएसिव एविडेंस, लेकिन इसमें रिस्क है कि वो कन्फर्म करेगा, वो रिप्लाई करेगा विदाउट कंफर्मेशन। तो उसके लिए तुमने क्या किया था, रिस्क को कम करने के लिए तुमने ब्लैंक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को डिज़ाइन किया था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, फिर इसमें आलसी लोग हैं तो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो लोअर रिस्पॉन्स रेट तुमको देख सकता है, क्योंकि इसमें एडिशनल एफर्ट्स लगते हैं ज़्यादा, ठीक है। खत्म हो गया पॉजिटिव। फिर नेगेटिव कन्फर्मेशन को तुम्हारा क्या है, लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस है, उसको तुम सोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स तभी उसको यूज़ करो जब तुम्हारा क्या है, रोमम कम है एंड कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा है। रोमम कम है, कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजेनियस ट्रांजेक्शन है। फिर एक पॉइंट हम भूले थे क्या, अब हम याद करेंगे क्या, एक्सेप्शन रेट जो है वो कम है, लोअर एक्सेप्शन रेट है। और एक चीज़ है क्या, तुमको कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं पता है कि जो क्या करता है, तुमको इंडिकेट करता है कि रेसिपिएंट तुम्हारी रिक्वेस्ट को डिसरिगार्ड कर देगा। मैनेजमेंट ने रिफ्यूज़ किया था तो कोई बात नहीं भाई, पूछो क्यों किया था, इंक्वायर करो रीज़न क्या था, एंड साथ में वैलिडेट करो, उसका वैलिडिटी चेक करो, रीजनेबलनेस चेक करो। फिर तुम्हारा ध्यान किधर किधर जाना चाहिए, एक तो रोमम के ऊपर जाना चाहिए, फिर उसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड है क्या, उसके ऊपर अदर ऑडिट के प्रोसीजर्स के ऊपर तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए, एंड साथ में परफॉर्म करो अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, ठीक है। अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करो, एंड अगर तुमको लगता है कि रिफ्यूज़ल जो है ना अनरीजनेबल है तो पापा से जाके बात करो, एक बार TCWG से जाके बात करो, एंड तुम्हारा ओपिनियन ऑब्टेन। फिर तुम्हारा इम्प्लीकेशन किसके ऊपर जाएगा, ओपिनियन के ऊपर जाएगा, ठीक है। रीज़न क्या होगा, डिस्प्यूट या फिर ऑनगोइंग निगोशिएशन। रिस्पॉन्स क्या होगा तुम्हारा, या तो नहीं आएगा या फिर आएगा। अगर नहीं आता है तो क्या करो, अल्टरनेटिव प्रोसेस परफॉर्म करो। लेकिन अगर पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट है और उसका रिस्पॉन्स तुमको चाहिए ही चाहिए था और वो नहीं आता है, तो भाई साहब गड़बड़ है। तो तुम्हारा इम्प्लीकेशन कहाँ पे जाएगा, ऑडिट के ऊपर, ऑडिट ओपिनियन के ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि साई ऑप्टेन नहीं हो रहा है तुम्हारा, रिसीव होता है तुमको, रिस्पॉन्स रिसीव हो जाता है। तो क्या करो, चेक करो, अगर ओके है तो ओके, कोई बात नहीं। लेकिन एक्सेप्शन से तो इन्वेस्टिगेट करो, एक्सेप्शंस क्यों है। लेकिन तुमको रिलायबल है कि नहीं इसके ऊपर डाउट है, अगर डाउट है तो फर्दर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो। अगर नहीं कर पाते हो और तुमको लगता है कि रिलायबल ही नहीं है, तो क्या करो, राउंड के ऊपर तुम्हारा इम्प्लीकेशन जाएगा। भाई साहब बहुत बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा टाइम दिया है, लेकिन मैं बताता हूँ, इसको एक बार आपने अच्छे से कर लिया ना, उसके बाद में तुमको अगले नेक्स्ट टाइम में तुम्हारा रिवीजन मैक्सिमम 10 मिनट में सारा हो जाएगा क्वेश्चन के साथ। मैं बोल रहा हूँ ना, तुमको भरोसा करो। तो कैसा लगा वीडियो, आपने कमेंट करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो भाई साहब, ठीक है। मुझे नहीं पता है कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तब मुझे समझेगा कि आपको पसंद आ रहा है क्या, मुझे क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, मुझे कैसे समझेगा भाई साहब। तो प्लीज़ भाई साहब शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार कंटेंट के साथ में, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।